देश गमगीन है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वॉर मेमोरियल से मेरी सहयोगी सुमेरा खान के पास। जी हाँ, शुक्रिया समीर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। जनरल बिपिन रावत, अद्भुत अतुलनीय योद्धा, वो जनरल बिपिन रावत जिनके नाम से ही दुश्मन का कलेजा कांप जाता था। वो जनरल बिपिन रावत जिनकी ललकार से दुश्मन के सीने में डर पैदा हो जाता था। वो जनरल बिपिन रावत जिनके नाम से और उनके बनाए हुए रणनीतियों के तहत चीन और पाकिस्तान में डर का साया हर तरफ दिखाई देता था। वो जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम आज जब यहाँ वॉर मेमोरियल पर मौजूद हैं, मेरे साथ तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं सेना से, जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जनरल बिपिन रावत के बारे में बहुत कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। जनरल बिपिन रावत के व्यक्तित्व के हर पहलू के बारे में लगातार बात की जा रही है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत ने उस तरह की रणनीतियां बनाई जिसमें आतंक के खिलाफ वो सबसे आगे और सबसे मुखर रहे। उन्होंने किस तरह से सेनाओं को आधुनिक हथियारों से लैस करना है, कैसे ताकत को बढ़ाना है, उस पर जोर दिया और उसको लेकर आगे कैसे बढ़ना है, उसकी रणनीति बनाने के अगुवा रहे। जनरल बिपिन रावत को आज हर कोई याद कर रहा है, पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम भी यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जो मेहमान आइए उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ जनरल पीके सहगल जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ कॉमोडोर रंजीत बी राय जी मौजूद हैं। कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीएस सिबात जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल वीएन थापर और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम कल से लगातार हर व्यक्तित्व का जो पहलू है जनरल बिपिन रावत का, उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके अपने व्यक्तिगत उनसे संबंध रहे होंगे, आपकी मुलाकात रही होगी, आपका एक अपना नज़रिया होगा उनको लेकर। अगर वो आप हमारे साथ आज के दिन साझा करें, क्योंकि उनको हम जितना समझ सकेंगे वो उनके लिए शायद सबसे बेहतर श्रद्धांजलि होगी। जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल वॉर मेमोरियल के सामने खड़े होके हम सभी उनको आज श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने देश की सेवा की, उनकी वाइफ की भी इस हादसे में मृत्यु हो गई, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। और बाकी जो 12-13 आदमी और इसमें मरे हैं उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। सारा देश इसको आज मौन कर रहा है। आपने बात की बिपिन रावत साहब की। बिपिन रावत साहब मेजर से उनका करियर में शुरू कराऊंगा। हालांकि ये भी कहना ज़रूरी है कि जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी से वो पास आउट हुए थे तब उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर मिला था, यानी कि वो अपने कोर्स के बेस्ट कैडेट माने जाते थे। उसके बाद जब इनका करियर मेजर से शुरू हुआ तो छोटे मतलब इन शॉर्ट, इन संक्षिप्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी यूनिट्स एंड फॉर्मेशन उन्होंने कमांड की वो सब फील्ड एरिया में की हैं, यानी कि बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर और आर्मी कमांडर, सब उन्होंने बॉर्डर एरियाज पे किया। तो जो उनका एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंसर्जेंसी में हो, चाहे वो कन्वेंशनल वॉर में हो, चाहे वो माउंटेन्स में हो, चाहे वो जंगल्स में हो, उसमें उनसे बेहतर एक्सपीरियंस किसी का नहीं रहा होगा। और जिस तरीके से उन्होंने इंसर्जेंसी को देखा और जिस तरह से उन्होंने म्यांमार में किया अपनी मिलिट्री कार्रवाई, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में उरी का इंसिडेंट कराया, बालाकोट का कराया और कई एक इंसिडेंट्स हुए, वो साबित करते हैं कि वो एक बड़े नॉलेजेबल आदमी थे फील्ड फोर्सेस के बारे में। लेकिन जो इस समय मैं हायर लेवल की बात करूंगा उसमें दो आपको मैं इंसिडेंट याद कराना चाहता हूं। पहला कि वो जो कि डोकलाम में हुआ था। डोकलाम में क्या हुआ था कि चाइनीज़ को हमने मात दी थी। वो कैसे हुआ? बिना गोली फायर किए। वो इस तरीके से हुआ क्योंकि आर्मी यानी कि आर्म्ड फोर्सेस, द पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, द डिप्लोमेटिक स्टैब्लिशमेंट, ये सब एकजुट होकर भारत की शक्ति दिखाई गई। इस मारे चाइना वहाँ से कुछ कर नहीं पाया। 2-3 महीने की वहाँ स्टैंड ऑफ रही, लेकिन बाद में चाइना को हमारी बात माननी पड़ी और वहाँ से निकलना पड़ा। दूसरी जो उनकी मैं सक्सेस आपको बहुत रिसेंट दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि जब वो सीडीएस बन गए थे उसके बाद जब ईस्टर्न लद्दाख में हरकतें शुरू हुई तो उस समय भी उनका योगदान बड़ा अच्छा रहा और बड़ा एग्जाम्पलरी रहा। वो राष्ट्रपति के संग घूमते थे, प्राइम मिनिस्टर के संग गए थे लद्दाख, रक्षा मंत्री के संग गए थे लद्दाख और उनकी सर्विस चीफ्स के संग लगातार इसकी डिस्कशन होता था।
और मैं ये कहूँगा कि लद्दाख में भी चाइनीज़ को उनके हाथ उनकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक थोड़ी सी मार खानी पड़ी, जबकि भारत सेना ने कैलाश रेंज के ऊपर कब्ज़ा किया और चाइना को वहाँ से ज़बरदस्ती हटाया गया। हालांकि और भी कई एक चीज़ें हो सकती थी जो हो रही हैं, लेकिन इसमें मैं उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बारे में आपका नज़रिया दोहरा रहा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटेजिक पावर इंडिया की इस्तेमाल की और गवर्नमेंट को असिस्ट किया इस्तेमाल करने में। वो डोकला में दिख रहा था और दूसरा वो ईस्टर्न लद्दाख में जबकि कैलाश रेंज पर उन्होंने कब्ज़ा कराया वो दिख रहा था। So not only at the tactical level, but at the strategic level, at the combination of the forces of the national power, he came out as the most exemplary senior military leader in India. And इसलिए उनकी आज हमें बहुत दुख होता है, पूरे देश को दुख होता है कि प्रीमेच्योरली हमने इतने अच्छे और इतने काबिल मिलिट्री लीडर को खो दिया। मैं तो यही कहूँगा, we owe to the nation, nation owes to him श्रद्धांजलि, और वो हम आज अर्पित कर रहे हैं वॉर मेमोरियल के सामने खड़े होकर। जी हाँ, बहुत शुक्रिया सर। जीडी बख्शी जी, अभी सर ने बहुत से अहम मुकाम उनके करियर के और उसका जिक्र किया, लेकिन जब हम बात करते हैं कि आतंक के खिलाफ किस तरह की हमारी रणनीति होनी चाहिए, उसे लेकर बहुत मुखर थे और हमेशा उन्होंने अपना जो थॉट है, उनका जो विचार है, उसे साफ और सटीक शब्दों में सामने रखा। ये हमने चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर भी देखा। ये आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई कैसी होनी चाहिए, सेना की उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, उसमें भी हमने देखा। आपके विचार? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से आज अपना बहुत दुख प्रकट करना चाहता हूँ। जब मैं एक यंग कैप्टन था, मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पोस्टेड था और उस वक्त मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि जेंटलमैन कैडेट के तौर पे जनरल बिपिन रावत वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमने अपने हाथ से उनको पढ़ाया है, सिखाया है और उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था, बेस्ट पासिंग आउट इन हिज कोर्स। और तब से होनहार बिनवार के होते चिकने पात, तब से वी न्यू ही वाज मार्क्ड फॉर बिग थिंग्स और ही वाज अ कॉम्बैट सोल्जर। और मेरी व्यक्तिगत राय में अगर एक आदमी चीफ की ख्वाहिश लगता है वहाँ जाने की, तो लड़ाई देखना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट कॉम्बैट एक्सपीरियंस, विदाउट द जजमेंट ऑफ इन द फॉग ऑफ वॉर, आप नहीं, मैं समझता परिपक्व उस रैंक के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से परिपक्व थे। जस्ट सी हिज मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, मतलब छाती अलंकारों से भरी हुई थी उनकी। most decorated soldier in this army, and he made a damn fine chief, a very good chief। जैसे कि आप बताए, अपनी जनरल साहब ने बताया कि वो जो हमने उड़ी की स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक, वो तब he was in chair। जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई तब वो इंचार्ज थे और बड़ा भारी उनका रोल रहा है, बड़ा अहम रोल इन अ न्यू ऑफेंसिव वे ऑफ इंडियाज वॉर फाइटिंग। तब तक हम देखिए 30 साल तो साहब आप रक्षात्मक होके लड़े हैं। मुंबई हुआ, आपने क्या किया, ठेंगा। यहाँ देखिए कैसा पलटवार 2 हुए और 22 महीने पाकिस्तान चुप था। चीन को हस्तक्षेप करना पड़ा लद्दाख में कि पाकिस्तान को ये बताए कि मैं हूं ना, तुम करो। ये उल्टे बांस बरेली चीन को पड़ गए। जैसे अभी बताया है, कैलाश रेंज काउंटर जो है ऑपरेशन में पकड़ ली, हिला दिया चीन की मोल्डो गैरिजन पांव के नीचे थी साहब। पसीने ठंडे चीन को भी आ गए कि मजाक नहीं है, 1962 नहीं है ये। तो इनका बहुत भारी योगदान रहा है। व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज जो इनकी भूमिका रही है एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ही क्रिएटेड दैट ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, ही डिजाइन्ड दी, इसका क्या स्कोप होगा, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल। और ये जो है इनको एक सेक्रेटरी की पावर दी गई, राइट, आईएएस के सेक्रेटरी की फाइनेंशियल पावर, तो दैट यू कुड टेक द बिग डिसीजंस। और इन्होंने पूरा मिलिट्री विंग के ये हेड थे वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और साहब रेवोल्यूशनाइज कर दिया आर्म्स प्रोक्योरमेंट। 10 साल यूपीए के थे साहब, एक स्क्वाड्रन क्या, एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं आया था। और यहाँ साहब जब चीन का वहाँ पे I'll just finish, एक बड़ी खबर है, बस वो बता दें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।